इस धरती पर माता सीता की स्मृतियों को अपने साथ लेकर के भी आता हूं। हम सब जानते हैं कि हजारों वर्षों की हमारी विरासत एक साथ हमें जोड़ती है। अयोध्या को इस धरती के साथ जोड़ती है, उत्तर प्रदेश को बिहार के साथ जोड़ती है। और यही कारण है कि आज भी पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी निवास करता है या भारत के प्रति, भारत की परंपरा के प्रति जिनके मन में निष्ठा है, आस्था है, वे सभी लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और मां जानकी के प्रति वही श्रद्धा और विश्वास का भाव रखते हैं जो आप रखते हैं, जो मैं रखता हूं। ये हम सब के लिए गौरव का बात क्षण है। और यह वर्ष हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जब भी मैं बिहार में आता था, मिथिलांचल क्षेत्र में आता था, मधुबनी में आता था, लोग मुझसे एक बारे में पूछते थे कि योगी जी, आप लोग चुनाव में आते तो हैं और हर बार एक आह्वान करते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या इसकी तारीख भी बताएंगे? और भाइयों बहनों, मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं कि 5 अगस्त 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। और यही कारण है कि अब हर तबके का व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ कह रहा है, माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, नौजवानों का समर्थन मिल रहा है, इस विश्वास के साथ कि मोदी जी ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, सो करके दिखा दिया है, इसलिए समर्थन भी उन्हें ही प्राप्त होना चाहिए। एक तरफ अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, ये 500 वर्षों के तीज थी, भारत के हर नागरिक की, हर श्रद्धालु की तीज थी। अयोध्या में ये काम होना ही चाहिए और वह कार्य करके दिखा दिया ना। तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है, परेशान है। और भाइयों बहनों, कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में आप सबने जिस उत्साह, जिस उमंग के साथ सहयोग किया है, अभी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की जनता से यही अपील किया है, जब तक बीमारी पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती, जब तक दवा और वैक्सीन आपके पास नहीं पहुंच जाती है, तब तक बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसका भी हम पालन करें। याद करिए किस मजबूती के साथ देश की लड़ाई को प्रधानमंत्री मोदी जी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये लड़ाई में इस देश की जनता जनार्दन का जब आशीर्वाद प्राप्त होता है, तब यह देश अपनी इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाता है। तब प्रधानमंत्री मोदी जी इस लड़ाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं। याद करिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, उस समय देश की जनता के सामने उन्होंने वायदे किए थे
उन्होंने कहा था तब, मैं जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर, मत और मजहब के आधार पर नहीं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए मैं काम करूंगा। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा किस मजबूती से काम किया है। आज देश के अंदर बिना भेदभाव के 3 करोड़ गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करा देना, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध करा देना, 8 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध करवा देना, 10-12 करोड़ गरीबों के लिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिला देना, 8 करोड़ गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराना, 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में लोन देकर के आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना, और भाइयों बहनों 35 करोड़ गरीब महिलाओं के बैंक में अकाउंट खुलवाने की व्यवस्था करना, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर करना और 80 करोड़ गरीबों को इस कोरोना कालखंड में निःशुल्क राशन दिलाने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मोदी जी ने योजनाओं का लाभ सबको दिया, न जाति का भेद, न मत और मजहब का भेद, न क्षेत्र और भाषा का भेद। मोदी जी ने तो कहा सबका साथ, सबका विकास। उन्होंने सबका साथ, सबको कहा कि सभी लोग साथ मिलकर के काम करो, क्योंकि भारत को दुनिया की महाताकत बनाना है और महाताकत बनाने के लिए उस प्रकार की ताकत भी चाहिए। याद करना, मोदी जी ने 6 वर्ष में इतना काम कर दिया। कांग्रेस को देश के अंदर 55 वर्षों तक शासन करने का अवसर मिला था। कांग्रेस तो लोकतंत्र का गला घोंटती है। 1975 में इसने देश पर इमरजेंसी थोपी थी और आज भी आपने देखा होगा देश के एक बहुत बड़े पत्रकार को केवल अपने स्वयं की तुष्टि के लिए गिरफ्तार करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश के अंदर अराजकता पैदा करने का कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, देश के अंदर अराजकता पैदा करने की छूट हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि लड़ाई, बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरणों की लड़ाई संपन्न हो चुकी है। तीसरे चरण में आप सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और आपके सामने मुद्दे स्पष्ट हैं। आपके हित के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार योजनाओं के लाभ में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा के मुद्दे पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं, और आतंकवाद और नक्सलवाद से कैसे निपटना है ये तो आपने देखा होगा मोदी जी की स्टाइल को। याद करिए, कांग्रेस की सरकार थी और उस समय कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार को राजद भी समर्थन कर रहा था। मुंबई में आतंकी हमला होता है और आतंकी हमले के समय जब देश की जनता ने इस बात को देखा कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, देश की जनता चाहती थी पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व भयभीत हो गया, कहने लग गया कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है, कहीं ऐसा ना हो एटम बम का वो दुरुपयोग कर देगा। लेकिन भाइयों बहनों, फरवरी 2019 की तिथि याद करिए, जब पुलवामा में पाकिस्तान के पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने कायराना हमला हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर किया था और तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था यह देश
अपने जवानों की शहादत का बदला लेगा, उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। और आपने देखा होगा भारत के 72 जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट करके आ जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर एकदम कोहराम मच जाता है। यह है भारत का शौर्य और पराक्रम। क्या ये कांग्रेस कर पाएगी? क्या कांग्रेस करती भी नहीं। कांग्रेस तो घुसपैठियों को गले लगाती है और अपने लोगों को दुत्कारती है। कांग्रेस के लोगों ने देश के हित के बारे में नहीं सोचा है। अगर सोचा होता तो 55 वर्षों में वे भी गरीबों को मकान दिए होते, शौचालय दिए होते, बिजली का कनेक्शन दिए होते, रसोई गैस का कनेक्शन दिए होते, स्वास्थ्य बीमा का कवर दिए होते, गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न भी देने का काम किए होते। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस के एजेंडे में विकास है ही नहीं, सोच है ही नहीं इन लोगों के विकास की। यहां तो इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी में और इन लोगों में विरोध विपक्षियों में यही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा सबका साथ सबका विकास। हमारे लिए पूरा देश 135 करोड़ का देश एक परिवार है। हम सोचेंगे 135 करोड़ लोगों के बारे में सोचेंगे, 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा के हितों को संरक्षण देंगे। लेकिन कांग्रेस के लोग तो एक ही परिवार, एक ही पार्टी और उसके बाहर वे देख भी नहीं सकते, उससे बाहर वो किसी को जान भी नहीं सकते। उसके लिए उनको कार्य करना भी नहीं है। और भाइयों बहनों, यही कारण है जब मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो शपथ लेने पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 5 वर्ष गरीबों के लिए, अगले 5 वर्ष भारत के उत्थान के लिए। और आपने देखा होगा पाकिस्तान जो बार बार भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था, पिछले 6 वर्षों में कहीं कोई घटना घटित हुई क्या? हो भी नहीं सकती। आज उसे मालूम है भारत के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक समर्थ और मजबूत सरकार कार्य कर रही है। अब भारत को छेड़ोगे तो आतंकवाद की आंखों को तस्तरी में निकाल करके सामने जनता के सामने परोसने का कार्य सरकार कर देगी। इसलिए वह आतंकवाद भारत के अंदर करने का दुस्साहस नहीं कर सकती। आज कांग्रेस के लोग ये कार्य नहीं कर पाए। मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई को उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और यही कारण है कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य भी किया गया। याद करिए 1952 में कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 लागू करके देश के लोगों के लिए ये व्यवस्था बंद कर दी। यानी कश्मीर का कोई व्यक्ति जब चाहे बिहार में जमीन खरीद सकता है, मकान खरीद सकता था, लेकिन बिहार का नागरिक, बिहार का नौजवान अगर कश्मीर और श्रीनगर में मकान खरीदना चाहता था, उसको यह अधिकार नहीं था। मोदी जी ने अधिकार बिहार वासियों को दे दिया। अब बिहार का नौजवान मधुबनी के साथ साथ अगर चाहता है कि मुझे श्रीनगर में भी एक मकान बनाना है, तो वह जाकर के श्रीनगर में भी अपने लिए मकान बना सकता है। मोदी जी ने अधिकार आपको दिया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है मोदी जी ने। और भाइयों बहनों, यही नहीं, 3 तलाक की कुप्रथा सदियों से चली आ रही थी। कांग्रेस का नेतृत्व उसके सामने नतमस्तक था। वे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे। मोदी जी ने 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त कर दिया और कह दिया 3 तलाक नहीं चलेगा। भारत के संविधान के अनुसार भारत के हर नागरिक को चलना पड़ेगा। भारत संविधान से चलेगा, भारत फतवों के माध्यम से नहीं चलेगा।
और भाइयों बहनों, यह है राष्ट्रीयता का भाव, यह है राष्ट्रीयता का भाव। ये लोग जो आज रोजगार का छुंछना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जब इनकी सरकारें थी इनसे पूछना चाहिए तब इन्होंने कितने लोगों को नौकरी और रोजगार दिया। और भाइयों बहनों, इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। गरीबों के हित के लिए जो सरकार कार्य कर सके, सुरक्षा का कार्य कर सके, आतंकवाद और नक्सलवाद का मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य जो सरकार कर सके, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो सरकार कार्य कर सके और सुरक्षा सबको उपलब्ध करा सके, राष्ट्र के सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ा सके, उसी पार्टी को सत्ता में बार बार आने का अधिकार होना चाहिए। और बिहार के अंदर जिन लोगों ने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, उस पहचान के संकट से एनडीए की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार ने बिहार को उभारा है। आज विकास और सुशासन का एक मॉडल बिहार खड़ा कर रहा है देश के अंदर। और भाइयों बहनों, बिहार की इस नई पहचान को हमें आगे लेकर के चलना है। मेरी हार्दिक इच्छा थी अयोध्या में जब भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पधारे थे, तब मेरी इच्छा थी कि बिहार के हर गांव का प्रतिनिधित्व इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में हो। लेकिन भाइयों बहनों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई मैं जानता हूं, चाहते हुए भी हम लोग इस अवसर पर ये नहीं कर पाए। लेकिन हम लोगों ने देखा होगा, आपने एक एक कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट देखा है और हर व्यक्ति इस बारे में गौरव की अनुभूति करता है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर से प्रसन्न है ना आप? सभी लोग तैयार हैं? और कोरोना समाप्त होगा तो बिहार के लोगों को कार सेवा करने के लिए अयोध्या में बहाना है। अब अयोध्या में कोई गोली नहीं चला सकता। अब तो अयोध्या में आपका मेहमानों की तरह स्वागत होगा, क्योंकि जब आप अयोध्या पधारेंगे तो लोग इस रूप में स्वागत करेंगे कि ये मां सीता के मायके से जुड़े हुए लोग हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, 7 नवंबर को अंतिम चरण में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न होने हैं और मेरी अपील होगी श्रीमान हरिभूषण ठाकुर जी को इस विपसी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वे जुझारू हैं, निरंतर आपके बीच काम किए हैं, लगातार कार्य करने की पूरी, बिना किसी मूल्यों और आदर्शों से समझौता किए बगैर भारत और भारतीयता को पूरी मजबूती के साथ आपके सामने रखने का जज्बा रखते हैं और गरीबों के साथ साथ यहां के नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए भी संघर्ष करने का मादा रखते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, श्रीमान हरिभूषण ठाकुर जी को भारी मतों से विजयी बनाने के साथ साथ इस मधुबनी जनपद से जुड़े हुए भाजपा, जदयू और सहयोगी दलों के जितने भी हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, इन सबको भारी समर्थन देने की अपील करने के लिए मैं आज विशेष रूप से आपके बीच आया हूं। आप सबसे अपील है, कमल चुनाव चिन्ह पर हरिभूषण ठाकुर जी को 7 नवंबर को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील आप सबसे कर रहा हूं। आप सभी लोग सहयोग करेंगे? सभी लोग इधर उधर, सभी लोग उस पार भी विद्यालय के पीछे भी बहुत सारी बड़ी भीड़ खड़ी हो रखी है। आपके सामने तो मैदान ही छोटा पड़ गया है और माताएं इतनी बड़ी संख्या में आई हैं। इन सबका आशीर्वाद मिल रहा है तो हरिभूषण ठाकुर को विधानसभा में जाने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। ये ताकत है,
ये है माफिया के खिलाफ लड़ने की ताकत जो आपका उमंग और उत्साह बता रहा है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजे। अपने नातेदार, रिश्तेदार, मित्रगण, शुभचिंतकगण सबको कहिए, एक बटन दबा करके उनको एसएमएस करिए, मैसेजेस भेजिए कि एनडीए के प्रत्याशी जहां से लड़ रहे हैं उनको चुनाव जिता करके बिहार विधानसभा में भेजिए। विकास और सुशासन के मॉडल को आगे बढ़ाइए। यही अपील करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। जय जय